अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। हम लोग दो डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे किडनी के। एक हमारे पास है किडनी स्टोन्स और दूसरा है किडनी या रीनल फेलियर। नाम से ही पता लग रहा है किडनी स्टोन्स में क्या होगा, किडनी के अंदर स्टोन्स बन जाएंगे। और किडनी फेलियर में क्या होगा, किडनी अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आज ही ये कंप्लीट भी कर लेंगे और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स हमारे पास बॉडी में या किडनी के अंदर किस तरह से बनते हैं। अगर तो हमारा यूरिन कंसंट्रेटेड है, ठीक है, कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है, जिसमें वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से हाई कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की यूरिन के अंदर। ठीक है, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है और क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है कि वहाँ पे सॉल्ट्स की क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो कुछ केसेस में क्या होता है, अंदर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे और जिसमें एग्जांपल सॉल्ट्स की आती है कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड आ जाता है, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट और बाकी के दूसरे सॉल्ट्स भी आ सकते हैं जिनके क्रिस्टल्स बन सकते हैं। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं ये यूरिन से तो पास नहीं हो पाएंगे और जिसकी वजह से क्या होता है, वो डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाएंगे किडनी के अंदर। यानी कि वो सारे क्रिस्टल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और छोटे छोटे पार्टिकल्स कह लें वो बन जाएंगे। ठीक है, डिपॉजिट्स बन जाएंगे और उसे हम लोग क्या कहेंगे, किडनी स्टोन्स। और ये किस वजह से बने हैं, क्योंकि सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी और अंदर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए थे। अब ये ज़्यादातर जो स्टोन्स होते हैं ये स्टार्ट करते हैं इन किडनी। कुछ जो होते हैं वो यूरेटर में भी ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ यूरिनरी ब्लैडर तक भी जा सकते हैं, लेकिन यूरिन में पास नहीं होंगे क्योंकि स्टोन्स बन गए हैं। यूरिन से उस वक्त ही पास होंगे जिस वक्त वो कोई बिल्कुल सैंड पार्टिकल्स की फॉर्म में क्यों ना हो जाएं। ठीक है, मतलब ये कि इतने जब स्टोन्स होंगे तो वो तो ऑब्वियस सी बात है यूरिन से पास नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करना होगा ताकि वो यूरिन से पास हो सके। कॉजेस की अगर देखें बात, तो कौन कौन से मेजर कॉजेस आते हैं जो कि किडनी स्टोन्स प्रोड्यूस करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आती है एज के लिहाज से भी अंदर उसका भी फैक्टर हो सकता है कि अंदर स्टोन्स बनना शुरू हो जाएं। इसके अलावा रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अगर कोई किसी पर्सन को बार बार किसी भी किस्म के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उस केस में भी स्टोन्स बन सकते हैं। इसके अलावा लेस वाटर इनटेक, मोस्ट कॉमन जो हमारे पास कह लें कि कॉज जो है जो कि किडनी स्टोन्स का है वो ये है कि हम पानी अगर कम पिएं तो उससे भी किडनी के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जो लोग पानी कम पीते हैं तो ये सबसे मेन फैक्टर कह लें जो कि किडनी स्टोन्स बना सकता है। इसके अलावा आता है अल्कोहल कंजम्पशन। कोई अगर पर्सन है वो अल्कोहल को इंटेक करता है ज़्यादा या मतलब करता ही है तो उससे भी स्टोन्स बन सकते हैं। इसके अलावा डाइट भी है। अब डाइट में भी अगर आप देखें, अगर बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं या सॉल्ट्स इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या विटामिन सी और विटामिन डी बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं तो इस केस में भी किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। तो इसी वजह से बात ये नहीं है कि हम लोगों ने ग्रीन वेजिटेबल्स खानी ही नहीं है या विटामिन इनटेक करने ही नहीं है। असल में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी तो हैं, लेकिन हर चीज़ की एक बैलेंस होती है, बैलेंस्ड डाइट होती है। ठीक है, बैलेंस डाइट ही के साथ हमारी बॉडी मेंटेन रहेगी। किसी भी चीज़ की एक्सेस अमाउंट करेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट तो ऑब्वियसली आएगा। तो इसी वजह से अगर हमने बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत इंटेक कर रहे हैं, इसके अलावा सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, विटामिन सी या विटामिन डी बहुत ज़्यादा हम लोग ले रहे हैं, तो इस केसेस में भी किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। लेकिन इसके बहुत कम ये वाले फैक्टर के बहुत कम चांसेस होते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब ये कॉजेज हम लोगों ने देख लिया, सिम्टम्स क्या क्या आती हैं। इसमें सबसे पहले तो ये आता है किडनी में स्टोन्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है किडनी में तो स्वेयर पेन होगी। ठीक है, इसके अलावा लोअर एब्डोमेन में भी पेन होगी स्वेयर किस्म की। इसके अलावा वॉमिटिंग आ सकती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है, बार बार यूरिन पास करेगा। इसके अलावा फाउल स्मेलिंग यूरिन होगा विद ब्लड एंड पास, यानी कि यूरिन हमारे पास आ रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल भी होगी, और कभी कभार तो उसके अंदर ब्लड भी हो सकता है या पास भी हो सकता है यूरिन के अंदर। अब जो हमारे पास 90% अगर हम बात करें किडनी स्टोन्स की, सपोज कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी परसेंट हमारे पास किडनी स्टोन्स बने हैं, अब उसमें से जो 90% जो स्टोन्स होंगे ना, किडनी स्टोन्स, वो यूरिन से पास हो सकते हैं। इसलिए ये कोई इतनी कोई ये कह लें कि ज़्यादा खतरनाक बात नहीं है, इसको हम लोग पास कर सकते हैं अगर हम लोग प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करें। तो इस केस में किडनी स्टोन्स पास हो सकते हैं थ्रू यूरिन। सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर हम देखें, अगर सपोज कि यूरिन से पास नहीं हो पा रहे, तो सर्जिकली अगर हम लोग देखें किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो उस हम लोगों ने पर्टिकुलर एरिया को ओपन करना होता है जहाँ पे भी स्टोन्स बने होंगे। उस एरिया को हम लोग ओपन करेंगे और स्टोन्स को हम लोग वहाँ से रिमूव कर लेंगे। सिंपल सी बात है, यानी कि सर्जरी करेंगे सिंपल। जैसे किडनी में है, किडनी के अंदर स्टोन्स है, सर्जरी होगी, उधर से हम लोगों ने स्टोन्स को रिमूव कर लेना है। दूसरा हमारे पास ट्रीटमेंट आता है या मेथड आता है जिससे हम लोग स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं। ये हमारे पास होती है लिथोट्रिप्सी। ये ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोगों ने स्टोन्स को इसमें भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इसका क्या मेथड होता है, इसमें प्रोसीजर कुछ इस तरह से होता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल वेव्स को बम्बार्ड किया जाता है, यानी कि हम लोग आर्टिफिशियली क्या करते हैं, जो नॉन इलेक्ट्रिकल वेव्स होती है ना, उसको हम लोगों ने उस पर्टिकुलर स्टोन के ऊपर बम्बार्ड करना होता है। ठीक है, शॉक वेव्स देनी होती हैं। वो क्या करती हैं, वो उस पर्टिकुलर स्टोन के ऊपर जाके जब हिट करेगी तो वो चेंज कर देगी, वो जो डेंस स्टोन्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और सैंड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू हो जाएंगे, और वो बाद में यूरिन से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास लिथोट्रिप्सी में होता है कि यूरिनरी सिस्टम में हम लोग स्टोन्स को इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ये थे हमारे पास सारे किडनी स्टोन्स। अब हम लोग बात करते हैं किडनी रीनल फेलियर। किडनी फेलियर या रीनल फेलियर एक ही बात है। अच्छा, इसमें क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि किडनी फेल हो जाता है, यानी कि वो फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर पाता। अब इस केस में या तो वो पार्शियली परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, यानी कि कोई आधा फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा होता है, आधा नहीं कर पा रहा होता, या फिर कम्प्लीटली फेलियर हो सकता है किडनी का, कि वो पूरे तरीके से फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए। इसको हम कहेंगे किडनी फेलियर हो गया। ठीक है, इसमें कौन कौन से कॉजेज आते हैं, इसमें आता है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज का तो आप लोग को पता है, यानी कि शुगर हो गई है, या फिर हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उस केस में भी किडनी फेलियर हो सकता है। अच्छा, कुछ केसेस में हमारे पास इस तरह से भी किडनी फेलियर हो सकता है कि अगर तो ब्लड सप्लाई जो भी किडनी की तरफ आ रही है ना, ब्लड सप्लाई, उसमें कोई इंटरप्शन हो गई है, तो उस केस में भी किडनी फेल कर सकता है। और इसके अलावा ये आता है कि अगर हम लोग ड्रग की ओवरडोजेस ले रहे हैं, ड्रग्स बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो इसमें भी किडनी फेलियर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, किडनी स्टोन्स में हम लोगों ने देखा था कि उसको हम लोग फिर भी ट्रीट कर सकते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पिए तो उससे हो जाएगा। लेकिन इस केस में तो बिल्कुल टोटली फेल ही हो गया है किडनी। तो देखते हैं इसमें आगे हम लोगों ने किस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसमें सिम्टम्स सबसे पहले आते हैं कि हाई लेवल ऑफ यूरिया भी हो सकता है, एंड अदर वेज इन ब्लड,
यानी कि ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट या यूरिया प्रेजेंट है, कि इसमें वो क्या करेगा, वो रिजल्ट करेगा इन वॉमिटिंग है, नोजिया है, वेट लॉस है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, या ब्लड आएगा इन यूरिन। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि सारे सिम्टम्स ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, लेकिन इसमें वेट लॉस भी हो रहा है और साथ में यूरिन में सिर्फ ब्लड आता है। ये हमारे पास है इसके सिम्टम्स। इसके अलावा अगर ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस फ्लूइड्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर तो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स प्रेजेंट है तो इसमें स्वेलिंग हो सकती है, लेग्स की, फीट की, फेस की, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, सांस में भी मुश्किल आ सकती है, सही तरीके से नहीं लिया जाएगा। किडनी फेलियर में हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं, इसमें हमारे पास दो मेथड आते हैं। एक हमारे पास है डायलिसिस और एक हमारे पास है किडनी ट्रांसप्लांट। सबसे पहले हमारे पास आता है डायलिसिस। डायलिसिस में क्या करना होता है, हम लोगों ने क्लीनिंग करनी होती है ब्लड की बाय आर्टिफिशियल वेज। इसमें दो मेथड्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरा होता है हमारे पास हीमोडायलिसिस। सबसे पहले पेरिटोनियल डायलिसिस को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से हमने क्लीनिंग करनी है ब्लड की। ये ऐसा डायलिसिस होता है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, डायलिसिस फ्लूइड जो होता है वो हम बाहर से, ठीक है, हम लोग पंप करेंगे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड हम लोगों ने बाहर से क्या किया है, कुछ टाइम के लिए पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हम लोगों ने पंप करना होता है। पेरिटोनियल कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो भी स्पेस आती है अराउंड द गट, यानी कि गट होता है, आपको पता है ना गट का, जिसमें स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम वाला हिस्सा आता है ना स्टमक वाले पार्ट में, उसे गट कहते हैं। उसके इर्द गिर्द जो स्पेस होती है उसे हम लोग पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादातर फ्लूइड ही होता है। तो हम लोगों ने इसमें क्या करना है, डायलिसिस फ्लूइड को उसके अंदर पंप करना है। डायलिसिस फ्लूइड को पंप करने के बाद क्या होता है कि ये जो, अच्छा पहले ये बात देख ले कि पेरिटोनियल कैविटी जो होती है उसके इर्द गिर्द लाइनिंग होती है जिसे हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं, और पेरिटोनियम के अंदर ब्लड वेजल्स होते हैं। ये बात आप गौर से सुने कि हमारे पास बॉडी के अंदर पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी के इर्द गिर्द हमारे पास कौन सी लाइनिंग है जिसने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो पेरिटोनियम है। अब पेरिटोनियम के अंदर क्या है, ब्लड वेजल्स प्रेजेंट हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि जब डायलिसिस फ्लूइड को प्लेस किया जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में, तो जो भी वेस्ट मटेरियल्स होंगे पेरिटोनियल ब्लड वेजल्स में, वो डिफ्यूज करेंगे इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। अब गौर से सुने कि हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो पेरिटोनियम हमारे पास लाइनिंग है उसके अंदर ब्लड वेजल्स हैं। ब्लड वेजल्स के अंदर क्या है, वेस्ट मटेरियल्स है जो कि क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, जो कि हम लोगों ने पंप किया है इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, और बाद में उसकी हम लोग ड्रेनेज कर देंगे। ये आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से तब समझ आएगा जब मैं आपको बुक से ना, आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है तो वहाँ से जब बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी कि इसका किस तरह से ऑपरेटर्स होता है, फिर आपको समझ में आएगी। और डायलिसिस जो होता है ये वाला, ये हम लोग घर में भी कर सकते हैं और ज़्यादातर जो है वो ये हर रोज़ ही करना पड़ता है। ठीक है, क्लीनिंग ब्लड की रोज़ करनी पड़ती है। दूसरा हमारे पास आता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि जो पेशेंट का ब्लड होता है उसको पंप करना होता है थ्रू अपरेटस, जिसे हम लोग कहते हैं डायलाइजर। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें कि पेशेंट का ब्लड है उसको पंप किया जा रहा है, एक अपरेटस है जिसे हम लोग डायलाइजर कहते हैं। जब पेशेंट का ब्लड उसके अंदर से फ्लो करेगा तो, अच्छा ये इसका डायलिसिस का ऑपरेटर्स कुछ इस तरह से होता है कि एक ट्यूब होती है जिधर से ब्लड ने पास करना है, ठीक है, उसके बाद आगे मल्टीपल ट्यूब्स होती हैं। जो साइड वाली ट्यूब्स होंगी वहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड होगा और जो अंदर वाली ट्यूब्स होंगी उसके अंदर ब्लड होगा। ठीक है, अब जो भी एक्स्ट्रा वाटर या वेस्ट है जो अंदर, हमें अभी मैंने बताया था कि अंदर वाली ट्यूब्स में क्या होगा, ब्लड होगा।
अब जो भी वेस्ट है या वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर, वो ब्लड से मूव करेगा इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड कहाँ पे है? जो कि उन ट्यूब्स के इर्द गिर्द वाली ट्यूब्स है वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जब वो हमारे पास मूव कर जाएगा इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, फिर हमारे पास क्लीनिंग हो जाएगी ब्लड की और वो रिटर्न करेगा बैक टू द बॉडी। ये वाले ट्रीटमेंट ज़्यादातर डायलिसिस सेंटर्स में ही दिए जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आता है दूसरी टाइप आती है जिसे हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, जिससे हम लोग किडनी फेलियर को ट्रीट कर सकते हैं। एक तो हम लोगों ने देखा है डायलिसिस, दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है कि रिप्लेसमेंट होती है जो भी पेशेंट की डैमेज हो गई हुई है ना किडनी, क्योंकि बिल्कुल किडनी तो फेलियर हो गया हुआ है, ठीक है। अब उसने फंक्शन तो परफॉर्म करना नहीं है। अब हमारे पास जो पेशेंट का डैमेज्ड किडनी है उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर देना है विद डोनर हेल्दी किडनी। किसी भी डोनर की लेके और हेल्दी किडनी उसके अंदर प्लेस कर देनी है। जब हम लोग ये जो किडनी हम लोग प्लेस करते हैं, ये कि कोई भी डिसीज्ड डोनर का भी हो सकता है या लिविंग डोनर का भी हो सकता है। ये आपकी मर्जी है जहाँ से भी डोनर आए। डिसीज्ड डोनर वो होता है जिस पेशेंट की सडनली रिसेंटली डेथ हुई हो, ठीक है, उसकी किडनी भी रिप्लेस की जा सकती है। अच्छा, अब इस ट्रांसप्लांट से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो भी टिश्यू प्रोटीन्स है डोनर की और रेसिपिएंट की, अगर तो वो मैच करेंगी टिश्यू प्रोटीन्स तो ही किडनी ट्रांसप्लांट होगा, वरना टिश्यू प्रोटीन्स अगर मैच नहीं कर रही तो फिर वो ट्रांसप्लांट नहीं होगा, वो वाला फिर कोई और डोनर ढूंढना पड़ेगा। अब प्रोसीजर में क्या होता है कि जो डोनर्स किडनी होती है वो हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे पेशेंट की बॉडी में और उसको कनेक्ट करना है टू द ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम। ब्लड से भी करना पड़ेगा क्योंकि उसने ब्लड सप्लाई करनी है किडनी के अंदर, और यूरिनरी सिस्टम से भी करना पड़ेगा क्योंकि उसने यूरिन को आगे प्रोड्यूस करना है। एवरेज लाइफ टाइम अगर हम देखें डोनेटेड किडनी का तो वो सिर्फ 10 to 15 ईयर्स या इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये भी कोई इतना वो बिल्कुल कह लें कि सही ट्रीटमेंट नहीं है कि इसको लाइफ टाइम यूज़ किया जाए। जो चीज़ डोनेटेड होगी वो डोनेटेड ही रहेगी, जो नेचुरल होती है वही असल चीज़ होती है। अच्छा, अब अगर तो ट्रांसप्लांट फेल हो गया तो इस केस में दोबारा सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे, ठीक है। इस सिचुएशन में पेशेंट को थोड़ा सा उसका डायलिसिस भी किया जाता है, ठीक है। इस केस में थोड़े टाइम के लिए उसका डायलिसिस भी किया जाता है, फिर उसके बाद सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब किडनी ट्रांसप्लांट अगर कर भी दिया तो इस केस में अब हमारे पास प्रॉब्लम्स भी ऑब्वियसली आएंगे क्योंकि ये आर्टिफिशियल वे है, कोई नेचुरल वे नहीं है। और आपने किसी और की किडनी आपने अपनी बॉडी के अंदर लगवाई है तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो अराइज होंगी। इसमें क्या आता है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकती है, यानी कि बॉडी उस पर्टिकुलर किडनी को एक्सेप्ट अगर ना कर पाई, बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट ना कर पाया, उसको फॉरेन ऑब्जेक्ट समझे या फॉरेन ऑर्गन समझे, तो वो उसके अगेंस्ट बॉडी में रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शंस हो सकते हैं बॉडी में, इम्बैलेंसेस हो सकती है इन द बॉडी सॉल्ट्स, ठीक है। और इसी वजह से अगर तो बॉडी सॉल्ट्स में कुछ इम्बैलेंसेस हो तो इस केस में बोन के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं या अल्सर्स की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो बेहतर तो यही है या तो डायलिसिस की तरफ जाया जाए और वरना तो इसको पहली बात तो ये है कि खुद को प्रिवेंट करना चाहिए, अल्कोहल की कंजम्पशन नहीं करनी चाहिए और बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए हमारी, तो हर चीज़ को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि किडनी स्टोन्स या किडनी फेलियर की तरफ बात ना ही जाए। अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। तो आज हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया, ये है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। सबसे पहले हम लोगों ने किडनी स्टोन्स के बारे में डिस्कस किया है, उसके बाद किडनी रीनल फेलियर के बारे में, ठीक है। डायलिसिस मैंने जब आपको पढ़ाया था तो इसमें पेरिटोनियल डायलिसिस सबसे पहले आता है, ये मैं आपको कहा था बुक से पढ़ाऊंगी। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि डायलिसिस फ्लूइड है, इसने पंप करना है इनटू द
पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के इर्द गिर्द जो लाइनिंग है जिसे हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं, पेरिटोनियम में क्या होती है कि ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ये पिंक कलर में है। इसके अंदर क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। वेस्ट मटेरियल्स ने क्या करना है, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाना है। जब ये इसके अंदर आएंगे और उसके बाद क्या होगी, इसकी ड्रेनेज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये पेरिटोनियल कैविटी पेरिटोनियल डायलिसिस अगर होता है। दूसरा हमारे पास आता है हीमोडायलिसिस। ये हमारे पास अपरेटस है, यहाँ से ब्लड ने पास करना है ट्यूब से, और उसके बाद ये जो अंदर वाली ट्यूब होगी यहाँ पे ब्लड होगा, और ये जो बाहर वाली डायलिसिस ट्यूब है इसके अंदर होगा डायलिसिस फ्लूइड। अब जो ब्लड के अंदर हमारे पास ये वेस्ट मटेरियल्स हैं, उसने क्या करना है, वो डायलिसिस फ्लूइड की तरफ जाएंगे और ब्लड की क्लीनिंग होकर इसने बैक टू द बॉडी पास कर जाना है। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये वाला जो टॉपिक आज हम लोगों ने डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी स्टडी किया, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। ठीक है, तो इसमें खास तौर पर जो ये पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगर लॉन्ग में भी आ जाएगा तो आप बहुत इजी है, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक और चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से भी स्टडी करना है तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।